जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नियम कि अगर इसमें से 2 भी आपके एग्जाम में आ गए तब भी आपको 10 नंबर दिला देंगे। 3 नियम कौन से हैं? थंबनेल में आपने देखा होगा, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम एंड लास्ट में पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। तो देखिए, नियम तो हो सकता है आप लोग को शायद आता भी हो, बट आपको इसमें हम एग्जामिनर के सामने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसका तरीका हम बताएंगे। यानी एग्जामिनर के सामने आप लोग कैसे लिखो, कैसे डायग्राम बनाओ और कहाँ पर कौन सी चीज़ आप लोग लिखिए, कहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए, ऐसी चीज़ आपको बताएंगे। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखोगे नियम, इसका किस तरह से लिखोगे। तो इसका नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझ लो। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ध्यान से देखना यहाँ पर, स्थिर ताप यानी कि जो टेम्परेचर है वो मेरा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज ना हो बिल्कुल भी। उस पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है और कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसमें हम किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी गैस को उसमें हम विलय करवा रहे हैं, तो उस पर जो दाब क्रिएट होगा यानी जो प्रेशर क्रिएट होगा वो समानुपाती होगा किसके, इस हेनरी नियतांक के। चलिए अभी हम आगे आपको समझाते हैं इसका डायग्राम के थ्रू, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है इसका डायग्राम, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट है तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। विलायक मेरा पहले से लिया हुआ है मैंने, एंड इसमें फाइनली हमने ले रखी है एक ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। O2 गैस को यहाँ से हम ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी ऊपर से एक आप समझ लीजिए एक पाइप आ रहा है और पाइप के थ्रू गैस को हम रिलीज कर रहे हैं इस पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो वो कुछ बुलबुले शेप में अंदर जाएगी, है ना, यानी बुलबुले शेप में इसे अंदर जाएगी। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी गैस जब अंदर जाएगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, पानी ऊपर की तरफ हल्का हल्का आने लगेगा। तो वही यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। विलेयता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, यानी M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है KH। ये KH क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक यानी हेनरी कांस्टेंट। तो ये हो जाता है हेनरी का नियम। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि टेम्परेचर मेरा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक तो सभी लोगों ने पी रखी होगी, कोई किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक हो, आप लोग जैसे माउंटेन ड्यू वगैरह हो गई, है ना, थम्स अप वगैरह हो गई, कोका कोला, तो आप लोग इन सब का अगर कस के हिला के बोतल, उसके बाद अगर इनका आप ढक्कन को खोलते हो तो एक गैस रिलीज होती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक भी बाहर गिर जाती है ना। तो वो किसके कारण होता है, वो हेनरी का नियम ही वहाँ पर फॉलो हो रहा होता है। उसमें गैस को प्रेशराइज करके भरा जाता है ताकि आप लोग जैसे ही ढक्कन खोलो तो ऊपर आपको गैस निकलती हुई महसूस होगी। तो वहाँ पर हेनरी का नियम ही अप्रूव्ड हो रहा होता है। इसकी सीमाएं हम लोग देख लेंगे क्योंकि हेनरी का नियम केवल इतना 5 नंबर में केवल इतना नहीं आएगा, इसमें सीमाएं और इसके अनुप्रयोग भी आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी सीमाएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भैया है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी विलयन हमारा पनिया होना चाहिए। अगर कंसनट्रेट यानी गाढ़ा है तो वहाँ पर ये विलयन लागू नहीं होगा। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है वो पनिया होती है ना, बहुत ही डाइल्यूट होती है, बहुत ही तनु होती है, तो वहाँ पर ये लॉ है जो वो लागू होगा। तो नेक्स्ट इसमें अगला है कि इसमें ताप उच्च होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कम है उसके बाद आप कांस्टेंट रखे हुए हो, हाई टेम्परेचर हो और कांस्टेंट हो, वहाँ पर इसको हम लोग लगा सकते हैं। एंड थर्ड है इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें जो दाब है वो कम थोड़ा होना चाहिए। एंड लास्ट है इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम हो, यानी विलय क्या होता है, जिन बच्चों ने सॉल्यूशन पढ़ रखा है उनको पता होगा कि एक हम यहाँ पर अगर डायग्राम बना लें और यहाँ पर मैंने ले रखा है एक जार और इसमें विलय विलायक क्या है, पहले से भैया इसमें पानी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है साथियों, इसमें पड़ा है पानी। ये क्या है हमारा, ये किस चीज़ से काम करेगा, ये काम करेगा मेरा विलायक का। ऊपर से हमने क्या करा, इसमें चीनी डाल दी, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आपको। ये मतलब हमने डाला इसमें विलय, जो चीनी है मेरी वो क्या हो जाएगी, विलय। तो यहाँ लिख लो विलय जो है मेरी वो है चीनी। तो अब इसको हम घोलेंगे तो हमारे सामने इन दोनों को देखिए मिलाने से एक चीज़ बनी, उसको बोलेंगे हम लोग विलयन। इन दोनों से जो हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा विलयन, यानी कि शरबत हमको प्राप्त होगा। तो वो होता है विलय और विलायक। विलय क्या है, जो ऊपर से डाला जाए, विलायक जो पहले से हो। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रयोग इसके पढ़ लीजिए क्या है। पहला, शीतल पेय पदार्थों में, यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, शीतल यानी ठंडे पेय पदार्थों में। एंड यहाँ पर है गोताखोरों द्वारा। गोताखोर आप लोग देखते हो कि समुद्र हुआ या किसी नदी में जो गोताखोर होते हैं वो एक गैस सिलेंडर लगा के नाक में मास्क ऐसा वो उसमें कूद जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से वो गैस का काम कर रहे हैं लिक्विड में, यानी किसी पानी में एकदम से कूद रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये नियम फॉलो होता है।
पर्वतारोही यानी फेफड़े की क्रियाविधि, यानी जो पर्वतारोही होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको भी मास्क के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, तो वहाँ पर वो लोग भी इस क्रिया को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से मेरा हेनरी का नियम पूरा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पूरा विस्तार से समझा दिया है और इसको ज़्यादा लंबी मैं नहीं खींचूंगा वीडियो कि मैं यहाँ पर आधा घंटे की वीडियो बना दूँ, केवल 3 नियम समझाऊँ, अपने वॉच टाइम बढ़ाएं, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपना कितना कीमती समय मेरी वीडियोज़ पर दे रहे हो इस चीज़ को समझने के लिए। तो आप लोग को भी हम समझाने का प्रयास करते हैं अपनी पूरी तरह से। बट एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो या ना करो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी समझ में आ रहा है तो। चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं इसका राउल्ट का नियम अब हम लोग कैसे करेंगे और उसको एग्जामिनर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम भी मैंने नोट कर लिया। राउल्ट का नियम की पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका भी हम लोग डायग्राम वगैरह जो भी है सब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। इतना लंबा चौड़ा नाम ये क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, पहला तो हो जाएगा वाष्पशील हो, ठीक। यहाँ पर थोड़ा बच्चों ध्यान समझिएगा, ये चाहे वाष्पशील हो चाहे हो आपका अवाष्पशील, ठीक, चाहे वाष्पशील हो चाहे अवाष्पशील हो, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। एंड इसको बोलते हैं वैद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, ठीक। तो इसमें ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जिसमें हम करंट को ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं, ईजिली फ्लो करवा सकते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक। इसमें जो विलयन आते हैं, जो पदार्थ आते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक, एंड फ्रक्टोज हो गया। इस तरह के जो होते हैं उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला यूज़ हो रहा है अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, ठीक है। यानी अगर कोई विलायक है, यानी कोई पानी है मान लो, उसमें हम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ यानी मान लेते हैं ग्लूकोज घोल देते हैं, तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा उसका अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। फॉर्मूला देख लो इसका, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलय के मोल प्रभाज के। यानी कि अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0, एंड मोलर प्रभाज क्या होता है? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N दोनों को बोलते हैं हम लोग कैपिटल N ही है, आगे हम लोग इसको N ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तनु विलयन के लिए क्या होगा? P0 माइनस PS अपॉन P0, स्मॉल n ऊपर, एंड इसके स्पेस पर हमने कैपिटल N यूज़ किया हुआ है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n क्या होता है मेरा? स्मॉल n होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो कैपिटल N भी क्या हो रहेगा? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी स्मॉल w स्मॉल m है, ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा, यानी कैपिटल M ऊपर कैपिटल W नीचे। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, यानी राउल्ट के नियम का फॉर्मूला होता है ये। किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पर? P0 हमारा है विलायक का वाष्पदाब, PS है विलयन का वाष्पदाब, स्मॉल w विलय का भार, स्मॉल m विलय का अणु भार, कैपिटल W विलायक का भार, एंड कैपिटल M है विलायक का अणु भार। तो इस तरह से मैंने देखिए राउल्ट का नियम भी कंप्लीट कर दिया। अभी इसकी सीमाएं बची हुई हैं, सीमाएं पढ़ लीजिए, क्योंकि राउल्ट के नियम की सीमाएं अक्सर एग्जाम में 3 नंबर में स्पेशल पूछता है। तो ये रही राउल्ट के नियम की सीमाएं। आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यहाँ पर मैं आपको रैंडमली पढ़ के बता देता हूँ। तो यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ऐसे ही कन्फ्यूज़ करता है आपको एग्जामिनर। अब देखो अवाष्पशील और वैद्युत अनअपघट्य दोनों क्या है? एक ही चीज़ तो है, मैंने यहाँ बोला है। वही चीज़ देखो यहाँ अलग अलग लिख दी, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है तो दोनों एक ही चीज़। उसके बाद लास्ट है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर लगभग सभी में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमारा राउल्ट का नियम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड कोलराउस का नियम। तो यहाँ पर देखिए कोलराउस का नियम आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखी है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि देखो यहाँ से देखो, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के
बराबर होती है। इस तरह से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पदार्थ यूज़ करा जा रहा है, यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है वैद्युत अपघट्य। यानी वैद्युत अपघट्य हमारा जैसे कि मैंने यहाँ बोला हुआ NaCl है ना, यानी कि वाष्पशील, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। इसका अनुप्रयोग होता है, पहला है वियोजन की मात्रा, वियोजन की कोटि याद करने में। तो इसकी डिफिनेशन सिंपली यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। इसके फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड यहाँ तक आपका जो कोलराउस का नियम है वो कंप्लीट हुआ। तो तीनों के तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।